तो हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं नाउ आज से हम लोग इकोनॉमिक की भी रिवीजन बैच स्टार्ट कर चुके हैं। तो चलिए आप रिवीजन बैच सीरीज को देखते रहिए और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या है, हमको सबसे पहले चैप्टर का मतलब जानना पड़ेगा कि चैप्टर बोल क्या रहा है। अब देखो इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। माइक्रो का मतलब क्या होता है, सबको मालूम होगा, स्मॉल एंड इंडिविजुअल। ठीक है, स्मॉल एंड इंडिविजुअल। और मैक्रो का मतलब क्या होगा, लार्ज एंड एग्रीगेट। ठीक है, यही मतलब है। अब देखो इंट्रोडक्शन पार्ट क्या बोल रहा है, मैं आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूँ। इंट्रोडक्शन पार्ट ये बोल रहा है कि जो माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो क्या है, दो मेन ब्रांच है इकोनॉमिक्स के। और ये कहाँ से आया है, ये वर्ड आया है ग्रीक वर्ड से, ग्रीक से आया है, जिसको माइक्रो को हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मिक्रोस, एंड मैक्रो को हम लोग पढ़ रहे हैं मैक्रोस। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप याद रखिए। ठीक है, तो फिर हम आगे चलते हैं। मीनिंग इंपॉर्टेंट है, इसका मीनिंग आप देख लीजिए। ठीक है, अब बेसिकली हमको मीनिंग में क्या ही जानना है, मीनिंग क्या ही हो सकता है कि माइक्रो और मैक्रो क्या होता है। माइक्रो का मतलब ही होता है कि स्मॉल, कोई स्मॉल पार्ट या स्मॉल इंडिविजुअल पर्सन, या तो स्मॉल कंपनी, या तो कोई इंडिविजुअल कंपनी हो सकता है, या इंडिविजुअल स्टेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। और मैक्रो का मतलब क्या होता है, लार्ज, बड़ा, या तो वो एग्रीगेट इनकम की बात कर रहा होगा या पूरे नेशन की बात कर रहा रहेगा। ठीक है, वो देखेंगे हम लोग मैक्रो में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते ये तीन थियरी क्या बोलता है। थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, मतलब थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग मतलब जो प्रोडक्ट जो बनता है, ठीक है, उसका प्राइस हम लोग, ये जो प्रोडक्ट का प्राइस हम लोग रहते हैं वो कैसे सेट करते हैं। तो अभी देखो कैसा रहता है कि ना, मार्केट में अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, मार्केट में अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है तो उसका जो प्राइस रहेगा ना वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, क्योंकि आपके प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है तो हम लोग उस हिसाब से सप्लाई भी ज़्यादा करेंगे। ठीक है, और उसका जो प्राइस रहता है उसको भी हम लोग प्राइस बढ़ा देंगे। तो यही होता है, ठीक है, इसका मतलब। एंड सेकेंड थियरी वाज टॉकिंग अबाउट फैक्टर प्राइसिंग। क्या क्या फैक्टर्स ऐसे हैं जो प्रोडक्ट की जो प्राइस रहती है उसको बढ़ा देता है। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू प्रोसेस ऑफ, लाइक लैंड हो गया आपका, आप किस जगह पे रह रहे हो उसका रेंट लग रहा है, आपको लेबर लग रहा है। देन फिर उसके बाद आप कैपिटल बड़ा इन्वेस्ट कर रहे हो, एंटरप्रीनियर को भी पैसा देना पड़ रहा है, वेजेस लग रहे हैं, इंटरेस्ट लग रहे हैं। फिर ये सारे के बाद जब आपका प्रोडक्ट बन जाता है उस पर आप क्या डिसाइड कर रहे हो, मैं अपना प्रॉफिट मार्जिन कितना लूंगा। तो ये सारे फैक्टर्स भी अफेक्ट होते हैं ना डे टू डे में। हर दिन तो एक ही वेजेस पे तो कोई पर्सन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हर डे जो इन्फ्लुएंस होता है, आई मीन सॉरी, इन्फ्लेशन जो आते हैं, ठीक है, इन्फ्लेशन से क्या होता है कि आपके जो प्राइस भी रहते हैं ना इन सब के बढ़ते रहते हैं, तो हमको क्या करना पड़ता है, हमारे प्रोडक्ट के भी प्राइस को बढ़ाना पड़ता है। नाउ थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। अब देखो हम अपने पैसे को कैसे यूटिलाइज्ड करते हैं। Theory of economic deals with the efficiency in the allocation of resources, efficiency in the result of maximizing of satisfaction of the people। देखो हम जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं अगर पीपल को सेटिस्फाई हो रहा है तो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली हमारा जो डिमांड है ना प्रोडक्ट का वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ठीक है, देखो एफिशिएंसी क्या है, कितना कंज्यूम हो रहा है प्रोडक्ट, कितना हमको मार्केट में डालना चाहिए, वो ना ये कंजम्पशन जितना हो रहा है उतना हम लोग क्या करते हैं मार्केट में उतने प्रोडक्ट्स को डालते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक आप देख लो स्टोर है, अगर स्टोर में जैसे कि एक प्रोडक्ट है लाइक डव, अगर डव का जो प्रोडक्ट है अगर आज 5 बिकेगा ना तो अगले दिन है ना न्यू स्टॉक 5 और आ जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि अगर कहीं पे उस चीज का डिमांड कम हो रहा है
किसी का उस चीज का डिमांड कम हो रहा है, किसी चीज का, तो हम लोग क्या करते हैं, उस चीज का सप्लाई भी छोड़ देते हैं। अगर जिस चीज का डिमांड बढ़ रहा है तो उस चीज का हम लोग क्या करते हैं, सप्लाई भी बढ़ा देते हैं। नाउ ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी, जो भी हमारा ओवरऑल होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स पे, उसको भी हम लोग स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं, देन फिर उसके बाद एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखो एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, अभी देखो एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन मीन प्रोडक्शन मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। देखो हम हमारा एफिशिएंसी क्या रहता है, जो प्रोडक्शन का, अगर मार्केट में हमारा डिमांड ज्यादा है तो हम अपने प्रोडक्ट को भी जितना ज्यादा हो सकता है उतना क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे और सेल करेंगे। यही ये तीनों थियरीज में बताया गया है। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं। अब देखो फीचर्स क्या क्या होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स क्या क्या। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, इंडिविजुअल यूनिट मतलब एक एक पर्सन, जैसे क्या मतलब किसी एक पर्सन के ऊपर क्या हम लोग कर रहे हैं, एक यूनिट के ऊपर स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ अ बिहेवियर ऑफ अ स्मॉल इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स लाइक इंडिविजुअल फर्म के ऊपर हम लोग स्टडी कर रहे हैं, या तो इंडिविजुअल प्राइस के ऊपर, इंडिविजुअल हाउस होल्ड, ये सारे के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, इंडिविजुअली स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं, देन फिर आगे जाते हैं। अब देखो प्राइस थियरी क्या बोलता है, जैसे कि हम लोग ने इधर पढ़ा था प्राइसिंग फैक्टर्स, प्रोडक्ट प्राइसिंग, जैसे कि हम लोग ने यहाँ पढ़ा था प्रोडक्ट प्राइसिंग, तो वही है प्राइस थियरी। मतलब क्या होता है कि हम कैसे डिसाइड करते हैं कि एक पर्टिकुलर गुड्स का प्राइस क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले वो क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट हो रही है प्रोडक्शन में ना, हम लोग देखते हैं कितना रेंट लग रहा है, कितना वेजेस लग रहा है, ये सारी चीज़ों को देखने के बाद हम लोग अपना प्रॉफिट अलग से डिसाइड करके देन फिर उसके बाद हम लोग अपने प्रोडक्ट का प्राइस रखते हैं। अभी देखो पार्शियल इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम मीन्स एक कांस्टेंट बोल सकते हो आप, जो कांस्टेंट होता है ना, कि समझ लो ना तो ज्यादा आपका डिमांड है, जैसे कि समझ लो ये आपका चेन है, ये डिमांड है और ये सप्लाई है, मेन बीच पॉइंट में आके दोनों रुक जा रहे, ना ही आपका ज्यादा डिमांड है ना ही ज्यादा सप्लाई हो रहा है। ठीक है, उसी को बोलते हैं। तो ये क्या करता है, जो माइक्रो लेवल के जो माइक्रो क्या करता है, इन सारे लेवल्स पे ना इंडिविजुअली जाके वो क्या करता है, स्टडी करता है, एनालाइज करता है, देखता है कि भाई डिमांड क्यों एकदम से कांस्टेंट हो गई, ये क्या ट्रेंड आया है, वो सारी चीजों को वो एनालाइज करता है, देन फिर उसके बाद उस प्लान पे वो वर्क करके उस चीज को वो एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, अब देखो बेसिस ऑन सर्टेन अजम्पशन, मतलब कुछ कुछ ऐसे अजम्पशंस हो सकते हैं कि हमारा डिमांड और सप्लाई कांस्टेंट क्यों है। ठीक है, जैसे कि इसमें बताया गया है सच एज या तो वो परफेक्ट कॉम्पिटिशन हो सकता है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन का मतलब ही क्या होता है कि बहुत सारे सेलर्स आगे, लार्ज बायर्स एंड सेलर्स आगे अपने अलग अलग प्रोडक्ट लेके। फॉर एग्जांपल अगर आज आपको मालूम है आईफोन, समझ लो आईफोन का एग्जांपल देते हैं हम लोग, अभी कुछ महीनों पहले ही आईफोन 15 प्रो आया था। ठीक है, फिर उसके बाद तुरंत ही एप्पल ने क्या कर दिया, आईफोन 16 प्रो लेके आ गया। तो जो 15 का जो क्रेज था वो कम हो गया, 16 पे लोग स्विच हो गए। वैसे ही क्या होता है कि कुछ कुछ ऐसे कॉम्पिटिशन आ जाती है मार्केट में, जिसके वजह से हमारे जो ये डिमांड और सप्लाई है कांस्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे लाइस फेयर पॉलिसी आ जाता है, प्योर कैपिटलिज्म हो जाता है, फुल एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा, दिस एग्जम्पशंस मेक एनालिसिस सिंपल। ठीक है, नाउ स्लाइसिंग मेथड। अभी देखो स्लाइसिंग मेथड क्या होता है। स्लाइसिंग मेथड ये मेथड होता है कि जैसे कोई एक बड़ा लार्ज इंडस्ट्री है, ठीक है, उसके बहुत अलग अलग जगह पे बिजनेस है, तो अगर मेरे को उसके ऊपर स्टडी करना है तो मैं क्या करूंगा, एक ही बार स्टडी तो नहीं कर सकता, उस चीज के ऊपर मैं क्या करूंगा, इंडिविजुअली, मतलब स्लाइस। स्लाइस का मतलब ही क्या होता है, काटना, मतलब एक किसी चीज को हम लोग स्लाइस करते काटते हैं, उसी को बोला जाता है। तो इन्होंने वही बोला है स्लाइसिंग मेथड की, जो एग्रीगेट चीजें होती है हम उसको इंडिविजुअल पार्ट्स में स्लाइस करते हैं, देन मतलब इंडिविजुअल पार्ट्स में डिवाइड करते, देन उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, उसी को बोला गया है स्लाइसिंग मेथड। यूज ऑफ मार्जिनलिज्म ऑफ प्रिंसिपल। अब देखो मार्जिनलिज्म ऑफ प्रिंसिपल क्या बोल रहे हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनलिज्म एज द की टूल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। द टर्म मार्जिनल मीन्स चेंज ग्रोथ इन टोटल बाय एडिशनल यूनिट। मार्जिनल एनालिसिस हेल्प टू स्टडी, जो भी चेंज होता है ना एडिशनली, तो मार्जिनलिज्म जो प्रिंसिपल है वो हेल्प करता है उस चीज को क्या करने में, स्टडी करने में और एनालाइज करने में। ठीक है, वही इसमें बताया गया है।
एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। अभी देखो हम लोग को मार्केट स्ट्रक्चर पे भी ध्यान देना पड़ेगा ना, अगर हम लोग माइक्रो लेवल पे वर्क करें तो हमको जानना पड़ेगा भाई मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। या तो मार्केट आपका परफेक्ट कंपटीशन होता है। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या होता है कि जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हो और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हो, और वो सारे जो है ना आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स लेके आते हैं और उस मार्केट में सेल करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो आपका जो डिमांड और सप्लाई जो कांस्टेंट हुआ है वो हमको मालूम पड़ जाता है कि मार्केट में और भी किस चीज की डिमांड है। अब देखो मोनोपोली का मतलब वो क्या होता है। देखो सिंपल सा, मोनो का मतलब होता है सिंगल और पॉली का मतलब क्या होता है सेलर। तो मोनोपोली का मतलब होता है सिंगल सेलर। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप देख सकते हो हमारा जो लोकल ट्रेन है, जैसे आप गांव की टिकट बुक करते हो, ये एक सिंगल सेलर है, इसमें कोई कंपटीशन नहीं है इसमें। ठीक है, जैसे कि अपना IRCTC हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या है, एक ही ये है इंडस्ट्री, यही एक ही मार्केट है जहां पे कोई अनदर अभी तक सेलर नहीं आया है। ठीक है, अब देखो मोनोपोलिस्टिक क्या होता है। मोनोपोलिस्टिक का मतलब क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स रहेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट्स जो रहेंगे वो होमोजीनियस प्रोडक्ट रहेंगे। होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब, अगर आपने समझो आप दुकान जा रहे हो, वहां पे आपको किस चीज की जरूरत है, सोप की जरूरत है, तो आप देखोगे कि ना मार्केट में बहुत डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के आपको चीज मिलेंगे, लाइक जैसा लक्स हो गया, लाइफ बॉय हो गया, और भी बहुत सारे हो गए, सिंथॉल हो गए। तो ये क्या है, एक्चुअल में ये सोप ही है, बट क्या है, बहुत सारे अलग अलग कंपनी के सोप है। तो ये इसको बोला जाता है मोनोपोलिस्ट कंपटीशन। अब देखो ओलिगोपोली का मतलब क्या होता है। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, पॉली का मतलब होता है सेलर, मतलब फ्यू सेलर, जहां पे ज्यादा सेलर नहीं होते हो। फॉर एग्जाम्पल ये कौन सा कंपटीशन मार्केट है, जैसे आपके एयरलाइंस हो गए, यहाँ पे ज्यादा ज्यादा सेलर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो मार्केट है ना बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट वाला मार्केट है, तो यहाँ पे क्या है, बहुत कम ही सेलर्स है, और ये नए सेलर्स को घुसने भी नहीं देंगे इस मार्केट में। ठीक है, जितने कम सेलर्स रहेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। अब लिमिटेड स्कोप का मतलब क्या होता है, एक मिनट तो मैं मिटा देता हूं। अब देखो लिमिटेड स्कोप का मतलब क्या होता है। लिमिटेड स्कोप का, अभी देखो इंडिविजुअल है, वो हर एक इंडिविजुअल पे ही एनालाइज करेगा, स्टडी करेगा, तो क्या वो बाहर जा सकता है क्या? फॉर एग्जाम्पल वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो कर नहीं पाएगा, वो इंडिविजुअल यूनिट है, तो इंडिविजुअल छोटे लेवल पे ही कर पाएगा जिसमें उसका लिमिटेड ही स्कोप होता है। ठीक है, जैसे कि इधर देखो लिखा हुआ है, इट डजंट डील विथ नेशन वाइड इकोनॉमिक। नेशन वाइड इकोनॉमिक पे डील करने का किसका काम है, मैक्रो इकोनॉमिक का काम है, माइक्रो का नहीं है। ताकि जो भी प्रॉब्लम है इन्फ्लेशन का, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, जो महंगाई, जो महंगाई होती है ना उसको बोला जाता है इन्फ्लेशन। डिफ्लेशन और बैलेंस ऑफ अ पेमेंट, पॉवर्टी का मतलब गरीब, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सेट्रा, ये सारे को क्या कौन देखता है, ये सारे को मैक्रो लेवल पे ये सारे डील होते हैं। अब देखो इसके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है, प्राइस डिटर्मिनेशन। अब प्राइस डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, देखो मार्केट में मैंने अभी आपको बोला कि सेम सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स रहते, तो हर एक सेम ही प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। ठीक है, सेम ही प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, बट उसकी जो प्राइस है वो अलग अलग होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं आपको दे देता हूँ, जैसे कि आप मार्केट में जा रहे हो, ठीक है, अभी एक आलू वाला है, ठीक है, वो आलू 30 रुपए किलो भी बेच रहा है, और दूसरी जगह जाओगे तो आलू 60 रुपए मिल रहा है, 70 रुपए मिल रहा है। तो ये क्या है, ये प्राइस डिटर्मिनेशन है। ठीक है, अब देखो फ्री मार्केट इकोनॉमिक। फ्री मार्केट इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है, फ्री मार्केट इकोनॉमिक का मतलब होता है कि अभी ये मार्केट में ना गवर्नमेंट का कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, इंटरेक्शन भी नहीं होता है गवर्नमेंट का कि भाई इंटरफेयर करेंगे। ठीक है,
अब देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ अ फ्री मार्केट इकोनॉमी. A free market economy is that economic where the economic decision regarding production of goods such as what to produce, क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, कब प्रोड्यूस करना है, ये सारे जो भी होते हैं ना वो एक इंडिविजुअल ही सोचता है. ठीक है, और ये इंडिविजुअल लेवल पे ही स्टडी होता है. और इसमें कोई भी, देखो मैंने बोला था इसमें कोई गवर्नमेंट एजेंसी का इंटरवेंशन नहीं होता. अब देखो फॉरेन ट्रेड मतलब क्या होता है, एक जो माइक्रो लेवल हेल्प्स करता है एक्सप्लेनिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड लाइक अफेक्ट्स एज टैरिफ का मतलब क्या होता है, टैक्स जो पे करना पड़ता है एट द रेट ऑफ 3% इम्पोर्टर को. ठीक है, तो ये सारे जो कमोडिटी रहती है ना वो फॉरेन ट्रेड को अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से इंडिविजुअल जो होता है वो फॉरेन ट्रेड नहीं कर पाता है. फॉर एग्जाम्पल लाइक देख लो एक्सचेंज रेट. अगर समझो कि अगर आपका डील हुआ है $100 पे, आप कोई भी चीज में समझो $10,000 पे आपने डील किया, कल को ना एक्सचेंज जो हमारी जो करेंसी की वैल्यू है, ठीक है, वो गिर जाती है तो सामने वाले का डॉलर बढ़ जाता है, तो जो ये जो $10 है वो मुझे ज्यादा पे करना पड़ेगा, और एक इंडिविजुअल ऐसा कर ही नहीं सकता. इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ये सारी चीजें इनको अलाउ नहीं करते. अब देखो इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग क्या होता है. माइक्रो इकोनॉमिक हेल्प्स टू अंडरस्टैंडिंग वेरियस कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक मॉडल. With the help of economic model, it has made a valuable contribution to economic by developing various terms, concept, terminologic tools of economic analysis, etc. Economic models have built various economic variables. अभी देखो मुझे ये बताओ, जो मॉडल्स होते हैं हमारे, ठीक है, अभी एक मिनट अभी सबको मालूम है, ठीक है, कि हमारा जो इंडिया है ये कौन सी इकोनॉमिक है, मिक्स्ड इकोनॉमिक है. तो इसको एनालाइज करने के लिए ना मैक्रो लेवल पे ही एनालाइज हो सकता है, माइक्रो लेवल पे ये एनालाइज नहीं हो सकता. तो हम लोग क्या करते हैं, अपना खुद का इकोनॉमिक मॉडल बनाते हैं, जिसको हम लोग इंडिविजुअली क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, और जो भी होता है जो एनालाइज करने के बाद हम लोग उस पर स्टडी करते हैं, देन फिर उस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं. अब बिजनेस डिसीजंस. अभी देखो बिजनेस डिसीजंस क्या है, मतलब अगर आपको माइक्रो लेवल पे कोई डिसीजंस लेना है तो आप इजीली ले सकते हो. रीजन क्या है, आप एक इंडिविजुअल पे क्या कर रहे हो, फोकस कर रहे हो, और इंडिविजुअल पे आपको मालूम है कि मेरे जो बनाने का या प्रोडक्ट का कॉस्ट जो भी आ रहा है, तो मैं क्या इंडिविजुअली एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे कर रहा हूँ, तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे कितना लेबर लग रहा है, कितना प्रोडक्शन यूनिट जा रहा है, क्या क्या चार्जेस लग रहे हैं, कितना रेंट दे रहा हूँ, वो सबको जोड़ने के बाद जो भी मेरा प्रॉफिट अमाउंट है उसमें ऐड करूंगा. देन फिर उसके बाद जो फाइनल आउटपुट बन के आएगा वो मेरा क्या रहेगा, वही प्राइस रहेगा, मार्केट प्राइस. उसी प्राइस पे मैं क्या करूंगा, सेलर को बेचूंगा. तो इससे हमारा क्या बेनिफिट है कि इंडिविजुअल पे हम लोग है ना क्विक डिसीजंस ले सकते हैं. ठीक है, ये सारी चीजें. और यूजफुल टू गवर्नमेंट क्या है, देखो अगर जितने इंडिविजुअल्स डे बाय डे ग्रो करते जाएंगे वैसे वैसे गवर्नमेंट का जो है वो टैक्स भी बनता जाएगा, प्लस क्या है जीडीपी भी हमारी ग्रोथ होती रहेगी. इसीलिए गवर्नमेंट के लिए क्या है, यूजफुल है. Basis of welfare economics, microeconomics explain how the best results are obtained through optimum utilization. देखो optimum utilization मतलब आपके पास जो भी रिसोर्स है उसका आप जितना हो सके उतना यूटिलाइज करो, और उससे जो भी होता है वो बेस्ट आउटपुट आप प्रोड्यूस करो. ठीक है, तो इसी के साथ हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स खत्म हुआ. अभी हम लोग जाकर देखेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है. ठीक है, तो आप लोग को वॉइस परफेक्ट आ रहा रहेगा आई थिंक. तो चलिए हम अभी स्टार्ट करते हैं अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स. देखो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट जो है ना बहुत सिंपल है. मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये हार्ड है या मीडियम है, मैं सीधा बोल रहा हूँ ये सिंपल है. बस आपको क्या है, चीज़ें याद रहनी चाहिए, बाकी बताने के लिए तो मैं हूँ. अगर आपको कुछ भी डाउट हो रहा है, कुछ भी नहीं समझ रहा है, तो मुझे आप कमेंट में डालिए कि सर मुझे ये चीज़ नहीं समझा. तो मैं उस पर क्या करूँगा, डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा. मतलब वो वीडियो इतना लंबा नहीं रहेगा, ठीक है, मैं शॉर्ट्स में बताऊंगा कि ये एक्चुअली होता क्या है. तो आपको सिंपली मालूम पड़ जाएगा कि हाँ कि एक्चुअल में ये चीज़ क्या होता है. ठीक है, अभी ये मैराथन बैच है तो मैं आपको एकदम डिटेल्ड में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा ये चीज़ों को. मैराथन बैच में मतलब होता क्या है, रिवीजन लेक्चर्स में कि जो चीज़ें हैं
वो हम क्या करते हैं, फास्ट फॉरवर्ड में आगे लेके जाते हैं, ताकि आपको बस कॉन्सेप्ट जो है ना वो याद आता जाए। ठीक है, तो चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच इकोनॉमी एनालाइज एंटायर इकोनॉमिक की किस पे करता है, अभी ये एंटायर इकोनॉमिक पे स्टडी करता है, जैसे कि टोटल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल कंजम्पशन, टोटल सेविंग, जनरल प्राइस लेवल, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट साइकिल, बिजनेस फ्लक्चुएशन एक्सेट्रा। द माइक्रो स्टडी ऑफ एग्रीगेट, ये पूरे मैक्रो लेवल पे स्टडी करता है, इंडिविजुअल पे नहीं करता है। ठीक है, अब डेफिनेशन आप पढ़ लो, मैं सीधा थियरी पे आ जाता हूँ। थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अभी देखो थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस एक्सप्लेन विच फैक्टर इज डिटरमाइनिंग द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। देखो डिटरमाइनिंग फैक्टर्स क्या क्या है जो हमारे जो नेशन के जो एम्प्लॉयमेंट और इनकम पे अफेक्ट कर रहे हैं, वो सारी चीजों को हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। जैसे कि फ्लक्चुएशन लेवल ऑफ इनकम, की इनकम का जो फ्लक्चुएशन है वो कैसे बढ़ रहा है, प्लस आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। टू अंडरस्टैंड हाउ द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज डिटरमाइंड वी हैव टू स्टडी द कंजम्पशन फंक्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन थियरी। बिजनेस साइकिल से हमें ये सब चीजें मालूम पड़ती है। तो ये जो बिजनेस साइकिल है एग्जाम में पूछता है, 2 या 3 मार्क्स के लिए पूछता है एग्जाम में, जो मैं आपको बताऊंगा एकदम सिंपली वैसे ही आपको ड्रॉ करना है। आप टेंशन मत लो, जो भी एग्जाम के रिलेटेड थिंग्स हैं वो मैं पहले ही आपको बता दूंगा, और मैं 100% उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको सीधा मालूम पड़ जाए कि हाँ इसको कैसे बनाना है, इस चीज को हमको कैसे एनालाइज करना है, मैं आपको सब बताऊंगा। ठीक है, नाउ थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। देखो वट एवर द प्राइस जो हमारे प्रोडक्ट पे बढ़ रहा है उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। इसमें यही बताया गया है। थियरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अभी देखो एक थियरी क्या बोलेगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, मैक्रो इकोनॉमिक कंसिडर थियरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इट एक्सप्लेन कॉजेस अंडर डेवलप एंड। देखो मतलब जो ग्रोथ और डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है, द रीजन इज जो अंडर डेवलप्ड जो हमारे अंडर डेवलप्ड रोड्स है, अंडर डेवलप्ड बहुत सारी चीजें हैं, उस चीज की वजह से क्या हो रही है कि हमारा जो ग्रोथ है वो रुकी गई है। ठीक है, तो डेवलप्ड कब होगी वो, जब हम लोग ये सारी जो कॉजेस है इनको ठीक कर देंगे। लाइक सबसे बड़ा कॉज तो पॉवर्टी है। नाउअडेज देखो एम्प्लॉयमेंट तो बहुत जनरेट हो रहा है, बट पीपल को मालूम नहीं है कि उस चीज को हमको लेना कैसे, एक्वायर कैसे करना है। ठीक है, इसी वजह से स्टिल अभी भी पॉवर्टी है। और यही क्या करता है मैक्रो यही सारे डील करता है, स्टडी करता है कि इन चीजों को हम लोग कैसे यहाँ से हटाएं। मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डील विद द रिलेटिव शेयर्स ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड टोटल नेशनल वाइड इनकम। तो जो भी हमारा जो रेंट होता है शेयर्स का, एंड वेजेस होता है, इंटरेस्ट होता है, वो सारे हम लोग कैसे ये एग्रीगेट के थ्रू हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू हम लोग जान पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो अभी आप लोग गूगल पे सर्च मारेंगे व्हाट इज द पर डे ऑफ वेजेस, व्हाट इज द पर डे ऑफ प्राइस ऑफ वेजेस, ऐसा सर्च मारोगे तो आपको मालूम पड़ेगा ना कि क्या पर दिन का अपना इनकम का है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको मालूम कैसे पड़ती, क्योंकि ये एनालाइज होता है मैक्रो लेवल पे। देखो फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, स्टडी ऑफ एग्रीगेट। स्टडी ऑफ एग्रीगेट का मतलब ही क्या होता है, पूरे टोटल इनकम, टोटल फार्म हाउस, जो टोटल नेशन वाइड जो भी चीजें हैं ना, उन सब पे हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उसको बोला जाता है स्टडी ऑफ एग्रीगेट। अभी इनकम थियरी क्या होता है, इनकम थियरी मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ अ नेशनल इनकम, इट्स अ डिफरेंट एलिमेंट मेथड मेजर एंड सोशल अकाउंटिंग। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट। देखो मैक्रो इकोनॉमिक क्या करता है, जो भी हमारा पूरे इंडिया का, पूरे नेशन का जो भी डिमांड है और जो भी सप्लाई होता है, उस चीज पे एनालाइज करने के बाद वो क्या करता है, उस चीज से वो इनकम रिप्रेजेंट करता है कि हाँ पर्टिकुलर पर्सन का ऑन एन एवरेज सैलरी कितना होना चाहिए, ऑन एन एवरेज इनकम कितना होना चाहिए। वो क्या करता है, उस चीज के ऊपर स्टडी करता है एंड देन फिर वो उस चीज को एग्जीक्यूट करता है। देन इट एक्सप्लेन द कॉज ऑफ फ्लक्चुएशन एंड नेशन वाइड इनकम लीड टू बिजनेस साइकिल। और जो भी फ्लक्चुएशन आते हैं उसको भी वो दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लेशन एंड इन्फ्लेशन। तो मैं ये जो बिजनेस साइकिल जो बार बार आ रहा है ना, इसका एक पर्टिकुलर ग्राफ है जो मैं आपको सीधा कराऊंगा। आपको
देखने की भी जरूरत नहीं। आप बोलोगे यार ऐसा डिफिकल्ट नहीं, मैं सिखाऊंगा आपको, आपको कोई घाई नहीं है, ठीक है, मैं आपको कराऊंगा। जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, देखो इक्विलिब्रियम का मतलब मैंने आपको बता दिया था। अब देखो इस पे हम लोग क्या करते हैं, सेम ही चीज है। वहां पे हम लोग इंडिविजुअल को लेके एनालाइज करते थे, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एग्रीगेट को लेके एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। इंटरडिपेंडेंस, देखो मैक्रो जो लेवल पे जो एनालाइज होते हैं ना, मैक्रो लेवल पे जो फर्म होते हैं, मैक्रो लेवल पे जो भी कंपनीज होती है, ये सारे क्या रहती है, एक दूसरे से डिपेंडेंट रहती है, ठीक है। अगर एक का कुछ शेयर्स गिरा तो दूसरों का ऑटोमेटिकली गिर जाते हैं, क्योंकि वो बेसिकली वो उन पे ही डिपेंड है ना। फॉर एग्जाम्पल अभी देखो अमेजोन जो फ्रेश है, या तो जो स्विगी इंस्टामार्ट है, जो भी ऐप है जो आप फूड ग्रेन सप्लाई कर रहे हैं, जो भी, अगर फार्मर वो किस चीज पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। अगर फार्मर उस चीज को उगाएगा ही नहीं तो क्या वो अपना बिजनेस बढ़ा पाएंगे, नहीं बढ़ा पाएंगे, ठीक है। वही चीज है लंपिंग मेथड। व्हाट इज लंपिंग मेथड? देखो लंपिंग मेथड सीधा बोलता है कि हमको जंप करना है एक जगह से दूसरे जगह पे। जैसे कि अगर आप एक फॉरेस्ट में जाओ, जैसे बोला गया प्रोफेसर बाउल्डिंग ने बोला है, फॉरेस्ट इज एन एग्रीगेशन ऑफ ट्रीज बट डज नॉट रिवील द प्रॉपर्टीज ऑफ एन इंडिविजुअल। तो हम लोग एक एक इंडिविजुअल पे स्टडी नहीं कर सकते ना, सीधा हम क्या कर सकते हैं इस चीज में, सीधा एग्रीगेट के ऊपर हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है, वही बताया। और ग्रोथ मॉडल जो भी होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के, वो इधर बताया गया। वेरियस फंक्शन दैट कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यूजफुल टू डेवलपमेंट। देखो एक ग्रोथ मॉडल बनता है जिससे हमको मालूम पड़ता है कि हमारी कंट्री डेवलप हो रही है कि नहीं डेवलप हो रही है, क्या क्या फैक्टर्स इसको अफेक्ट कर रही है, जैसे कि इन्फ्लेशन, पॉवर्टी एंड ऑल। जनरल प्राइस लेवल, वट एवर द प्राइस लेवल जो चल रहा है मार्केट में वही हम लोग देखते हैं, ठीक है। पॉलिसी ओरिएंटेड, कुछ कुछ पॉलिसीज रहती है जिसकी वजह से क्या रहता है, मैक्रो लेवल पे कुछ दिक्कतें आती है। अब देखो इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी कैसे फंक्शन करता है। मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस गिव्स एन आइडिया ऑफ अ फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम। इट हेल्प्स us to understand the behavior pattern and aggregative variance to the large complex economic system। ये हमको क्या करता है, आइडिया देता है कि एग्रीगेट लेवल पे जो भी पैटर्न क्रिएट हो रहा है, ठीक है, उसके आइडिया हमको कैसे मालूम पड़ते हैं, हम लोग एक चार्ट बनाते हैं जिससे हमको क्या करते हैं, उस लेवल पे हम लोग स्टडी कर पाते हैं। अब इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन क्या होता है बताओ। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ समझो रशिया एंड यूक्रेन का वॉर हुआ, ठीक है, तो ये जो वॉर होता है ना एक कंट्री और दूसरे कंट्री में, तो इसका अफेक्ट है ना आपको दूसरे कंट्री पे भी मिलेगा। इसका अफेक्ट इंडिया, यूएसए, चाइना, सब पे देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी जो नेशंस है वो एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है, जिसके वजह से क्या होता है, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन आता है, ठीक है। नाउ नेशनल इनकम। अभी हम लोग नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो भी नेशनल लेवल पे जो भी डिमांड एंड सप्लाई होता है उस चीज को हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं डील्स को, एंड देन फिर उसके बाद हम लोग उसको एनालाइज करने के बाद हम लोग उसको प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं, एंड देन फिर हम लोग उसको डायरेक्टली करेक्ट करते हैं। अगर इधर फ्लक्चुएशन आया तो हम लोग उस चीज को करेक्ट करते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होता है। अब एडवांस स्टडीज इन मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज सच एज पॉवर्टी, इनइक्वालिटीज, इनकम, वेल्थ, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। देखो ये सारी चीजें क्या होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वो रुकावटें बनती है। जैसे कि जो भी कंट्रीज होती है, डेवलपिंग कंट्रीज मीन्स व्हाट, जो कंट्री अभी भी स्टिल डेवलप हो रही है, डेवलप्ड नहीं है। डेवलप्ड कंट्री मीन्स व्हाट, जो यूएसए है। इंडिया इज एन डेवलपिंग कंट्री, नॉट डेवलप्ड कंट्री, ठीक है। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना, इसके मेन रीजंस क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है। द रीजन इज पॉवर्टी, इनइक्वालिटीज। इंडिया में तो पॉवर्टी भी है, इनइक्वालिटीज लाइक आप हमारे जाए तमिल साइड चल जाओ, कर्नाटक में चल जाओ, ये इनइक्वालिटीज के ज्यादा केस वहीं मिलते हैं। एंड इनकम एंड वेल्थ डिफरेंस
एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये भी मैटर करता है कि हर एक पर्टिकुलर पर्सन का जो इनकम होता है वो अलग होता है, ठीक है, जिसके वजह से हम लोग का क्या रहता है, डेवलपमेंट में थोड़ा टाइम लगता है। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हर किसी का सेम नहीं होता, सबका अलग अलग होता है, ठीक है। दिस सजेस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और यही सारी चीजें जिन पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर स्टडी करेंगे, इसको एनालाइज करेंगे और इसको प्रॉपर वे में करें, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं और डेवलप हो पाएगा, देन फिर हमारा इकोनॉमिक डेवलप हो पाएगा। परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी। अब देखो इकोनॉमी कैसे परफॉर्म करेगा, जब हर एक इंडिविजुअल जो मैक्रो लेवल पे वर्क करेगा, जो भी फर्म है वो अच्छा आउटपुट देगा, तो उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमारा जो इकोनॉमी का परफॉर्मेंस रहेगा, हमारा जीडीपी ग्रो करेगा, ठीक है। अब देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी। अभी मैक्रो एक जरिया है, मैक्रो एक चीज है जो क्या करता है, सिर्फ एनालाइज करता है कि हमारा नेशन का इनकम कैसे हो रहा है, कितना डिमांड हो रहा है, कितना सप्लाई हो रहा है, वो सारी चीजें वो देखता है, ठीक है। Study of a macroeconomic variables. To understand the working of economics, study macroeconomic variables are important. Main economic problems are related to economic variables such as behavior of total income, output, employment, general price level. ये सारे changes के वजह से क्या होता है, हमारी जो इकोनॉमिक है वो डेवलप नहीं हो पाती है। अब देखो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू एनालाइज द जनरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट ऑफ इकोनॉमिक। अभी देखो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब जो हर एक का जो लेवल रहेगा, फॉर एग्जांपल एक कोई सबऑर्डिनेट है जो 20,000 पे काम कर रहा है और एक कोई मैनेजर है जो मोर देन 1 लाख कमा रहा है, तो उन दोनों में जो लेवल है वो डिफरेंशिएशन को स्टडी कौन करता है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी करता है, क्योंकि इसको हम इंडिविजुअली हर एक का तो देख नहीं सकते, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, मैक्रो लेवल पे इस चीज को स्टडी करते हैं और इससे हमको मालूम पड़ जाता है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो बस इतना ही था, और द इम्पोर्टेंट थिंग इज आपको ये चीजें याद होनी चाहिए, जो डिफरेंस बिटवीन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं मार्क कर दे रहा हूं, स्टार मार्क, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये करना है, ये एग्जाम में 100% आएगा, ठीक है। और ये जो ऐसे सम्स होता है ना, कंप्लीट द कोरिलेशन, ये तो आप सबके करके ही जाइए, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1-2 मार्क्स के लिए पूछता है जरूर। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।